मशीन लर्निंग वीक 2 और आज का टॉपिक है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर मशीन लर्निंग और इसके सब टॉपिक्स हैं फैक्टर्स एंड मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन एमएल। इनके कुछ नुकात हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड देयर रोल्स इन रिप्रेजेंटिंग डाटा। दूसरा है ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, एडिशन, सेकुलर मल्टीप्लिकेशन एंड नॉर्म्स हैं। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। चौथे पे है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स आएंगी। और फाइनली है यूज ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग, रिप्रेजेंटिंग फीचर्स, वेट एंड इमेजेस। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स एंड देयर रोल इन रिप्रेजेंटिंग डाटा है। वेक्टर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर करता है। अब वेक्टर के हर नंबर एक प्रॉपर्टी या फीचर को रिप्रेजेंट करता है। मशीन लर्निंग में डाटा पॉइंट्स को वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ताकि एल्गोरिदम इन पर स्ट्रक्चर्स कैलकुलेशन कर सके। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की जो हाइट है, वेट है, एज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां पर नंबर एक मेजरेबल एट्रीब्यूट होगा। वेक्टर्स कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट और कंपेयर करने का तरीका देता है जिसकी वजह से लार्ज डाटा सेट को एफिशिएंटली एनालाइज पॉसिबल हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये एमएल के अंदर इसकी वजह क्या, क्यों मैटर किया जाता है। ये वेक्टर असल में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि एल्गोरिदम में इजीली प्रोसेस कर सकें। ये डाटा को कांस्टेंट और कंपेरेबल बनाता है। अगर वेक्टर्स ना हो तो एमएल एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जैसे इमेजेस, ऑडियोज या टेक्स्ट को समझ नहीं सकेगा। फॉर एग्जांपल जो है, अगर फ्रूट डाटा सेट है, एप्पल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है रेडनेस 9 में, स्वीटनेस 7 में और साइज 5 में, और बनाना को रेडनेस 1, स्वीटनेस 8 और साइज 5 में अ, बताया जा सकता है या प्रेजेंट किया जा सकता है। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, एडिशन, सेकुलर मल्टीप्लिकेशन एंड नॉर्म्स। वेक्टर ऑपरेशन लीनियर अलजेब्रा की बुनियाद है जो मशीन लर्निंग की जुबान है। इन ऑपरेशन की मदद से हम डाटा को स्ट्रक्चर्स तरीके से मैनिपुलेट और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि एल्गोरिदम इजीली पैटर्न और एक रिलेशनशिप बना सके या समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके। वेक्टर एडिशन जो है, इट सिंपली मीन वी ऐड देम एलिमेंट बाय एलिमेंट। वेक्टर एडिशन का मतलब होता है कि हम दो वेक्टर के एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड करें। जैसे अगर एक वेक्टर स्टूडेंट का टेस्ट 1 की बुनियाद पर अगर हम मार्क बनाते हैं, जैसे कि ये और ये वाला है, तो दूसरा जो टेस्ट 2 होगा उसके मार्क्स को हम फर्स्ट एलिमेंट ये इसके साथ काउंट होगा और दूसरा वाला जो है वो इसके साथ काउंट हो सकेगा। तो ये दोनों करके हम इन टोटल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग में भी आता है जब हम दो फीचर सेट्स को कंबाइन करते हैं। ये इसका कंबाइन कर दिया हमने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक सिंगल नंबर होता है। जब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो स्क्रेच होता है या स्ट्रिंग होता है, या तो उसको फैल जाता है या उसको श्रिंक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि 2 और 3 है और इसका जो है वो 6 और 8 है। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और देन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 के साथ, तो ये हमारे जवाब आ गए इसके साथ और ये इसके साथ जवाब आ गया। ये इंटेंसली या इम्पोर्टेंस को एडजस्ट
करने जैसा है। मशीन लर्निंग में स्केलर मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑप्टिमाइजेशन के दौरान जहां मॉडल के वेट छोटे-छोटे स्टेप्स में अपडेट होते रहते हैं। नॉर्म लेंथ ऑफ वेक्टर आ जाता है। नॉर्म एक वेक्टर का साइज बनाता है। ये दिखाता है कि जो वेक्टर ओरिजिन से कितनी दूर है। मशीन लर्निंग में नॉर्म डाटा के पॉइंट की कंपैरिजन डिस्टेंस मेजर करने और नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज होते हैं ताकि एक डाटा सेट फेयर तरीके से कंपेयर हो सके। मैट्रिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स की मसल में एक नंबर्स का टेबल होता है, टेबल बना लेते हैं जो कि रो और कॉलम पर ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर देखते हैं। हर रो एक डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फर्ज कर लें, जैसे आप में से कोई एक स्टूडेंट बैठा हुआ और एक कॉलम जो है फीचर को बताता है कि उसकी हाइट, वेट और एज क्या है। अगर जैसे आप हो और फिर आपके जो मार्क्स हैं उनको हम एक जगह पे टोटल करना शुरू कर दें। मशीन लर्निंग में जब हम बहुत से फीचर और बहुत से सैंपल का डाटा सेट बनाते हैं तो इनको नेचुरली मैट्रिक्स में स्टोर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 स्टूडेंट्स के लिए हाइट वेट करें तो जो रिकॉर्ड करेंगे तो यह डाटा सेट एक 100 मल्टीप्लाई बाय 3 का मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस। मैट्रिक्स सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए नहीं होते बल्कि ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करने में भी बहुत पावरफुल होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिक्स इमेजेस को रोटेट या स्केल या शिफ्ट करने के लिए भी यूज बनाए जाते हैं। मशीन लर्निंग में मैट्रिक्स ये काम भी करते हैं, जैसे डायमेंशन रिडक्शन है, फीचर को का काम करने, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए। फीचर स्केलिंग जो है वो वैल्यूज को रीस्केल करने ताकि वो कंपेरेबल हो जाए। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डाटा को नई फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जो पैटर्न को रिवील करते हैं। अब हम इसकी अहमियत देखते हैं कि मशीन लर्निंग में इसकी क्या अहमियत है। मैट्रिक्स डाटा को ऑर्गेनाइज और कम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर करते हैं या एफिशिएंट कंप्यूटेशन अलाउ करते हैं ताकि लार्ज स्केल डाटा पर काम कर सकें। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन डाटा को नए नज़रिए से देखता है ताकि जहाँ के हमारे जो पैटर्न है और लर्निंग हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर हम 3 स्टैंडर्ड का डाटा देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी अगर हम ये देखें तो 3 चीज़ें हम देख रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये इसकी हाइट है, ये इसका वेट है और ये इसकी एज है। ठीक है, तो हम रॉ 1 के अंदर हम देखते हैं डाटा, तो तीनों की ये एज, इसकी हाइट आ रही है, ये सारी हाइट्स हैं। और इसको अगर देखते हैं तो ये इनका वेट आ गया है और ये इनकी एज है। ठीक है, तो यूं कह लीजिए कि जो कॉलम है इनके, वो उसके जो फीचर्स हैं वो हाइट है, वेट है और एज है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट्स है। इसमें एक तरीका है जिसमें जो मैट्रिक्स को कंबाइन करके एक नया मैट्रिक्स बनाता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की रॉस को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनके रिजल्ट को ऐड किया जाता है। मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ अप्लाई करने का तरीका बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अगर एक इमेज को पहले रोटेट और फिर स्केल करना हो तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है और उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट्स वेक्टर्स के दरमियान एक स्पेशल ऑपरेशन है। इसमें हर एलिमेंट को अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर
अगर हम यहाँ देखें तो डॉट प्रोडक्ट सिमिलरिटी मेजर करते हैं अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो। ये हम देखें तो ये 8 और ये 15 हो गया तो टोटल 23 हमारे पास आ जाता है। तो इसमें सिमिलरिटी मेजर हो जाती है अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट बड़ा होगा और अगर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्ट 0 होगा। मशीन लर्निंग में डॉट प्रोडक्ट डेटा पॉइंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट्स है इसकी अहमियत क्या है। तो पहले ये है कि अगर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन न्यूरल नेटवर्क की बैकबोन है। इनपुट को वेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट जनरेट होती है। इसी तरह से जो आपका डॉट मैट प्रोडक्ट्स है सिमिलरिटी मेजर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, यूजर और प्रोडक्ट कंपैरिजन, टेक्स्ट सिमिलरिटी, वर्ड एम्बेडिंग कंपेयर करने और क्लस्टरिंग बनाने में ये काम आते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रोल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, तो अब ये देखें कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो साइज़ है वो 2 बाय 2 का है, जिसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। और अगर हम बी को देखते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 कॉलम हैं। अगर मैट्रिक्स ए का साइज़ m और n हो तो मैट्रिक्स बी का साइज़ n मल्टीप्लाई बाय p होगा। तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ जब ही मुमकिन है जब ए के कॉलम यानी कि n बी की रो n के बराबर हो, तो मैट्रिक्स का साइज m मल्टीप्लाई p होगा। हमारी एग्जांपल में a का साइज 2 मल्टीप्लाई 2 है और b का साइज भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। दोनों में n इक्वल टू 2 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फाइनल मैट्रिक्स का साइज 2 बाय 2 होगा। इस तरह स्टेप 2 के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन मार्क है उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका होता है। ए की रो ली जाती है यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को उठाया जाता है और फिर बी के कॉलम को जो है उसकी वर्टिकल लाइन को पिक किया जाता है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, यानी रो और कॉलम की कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम निकाला जाता है। तो पहले अगर क्वेश्चन मार्क टॉप लेफ्ट पोजीशन पे है तो ए की रो 1 और बी का कॉलम 1 का डॉट प्रोडक्ट होगा। इसी तरह दूसरे में टॉप राइट पोजीशन ए की रो 1 और बी का कॉलम 2 का डॉट प्रोडक्ट होगा। और तीसरा ये होगा कि बॉटम लेफ्ट पोजीशन ए की रो 2 और बी का कॉलम ए का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो फाइनली फोर्थ क्या हो जाएगा कि जी बॉटम राइट पोजीशन ए का रो 2 और बी का कॉलम 2 हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट कैलकुलेट होता है। ये प्रोसेस हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉमन होता है और यही साइज होता है जो कि इस बारे में बताया जाता है। इस तरह मैट्रिक्स में हम एंट्री 1 बाय 1 रो 1 ऑफ ए इस कॉलम 1 ऑफ बी करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस स्टेप में हम रिजल्ट मैट्रिक्स के टॉप लेफ्ट सेल को फिल कर रहे हैं, यानी 1, 1 पोजीशन को। सो रो 1 ऑफ ए जो है वो 1 ऑफ 2 है और कॉलम ए 1 ऑफ बी 2 1 है। तो डॉट अगर प्रोडक्ट कैलकुलेशन करके देखें हम तो यहाँ पर ये इस तरह से रिजल्ट आएगा और ये 4 टॉप लेफ्ट सेल में एवरेज आ जाएगी इसकी। इस स्टेप में हम पहले रो और पहले कॉलम के डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ए की रो 1 में नंबर्स 1 और 2 हैं, जबकि बी की कॉलम 1 में 2 और 1 है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम किया जाएगा, तो 1 और 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, दोनों को सम 4 होता है। ये 4 रिजल्ट मैट्रिक्स के टॉप लेफ्ट कॉलम में लिखा जाएगा। अब हम फोर्थ में देखते हैं, स्टेप 4 में देखते हैं, तो यहाँ पर रॉ 1 ऑफ ए 1 2 है और कॉलम 2 ऑफ बी में 0 3 है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब रॉ 1 का पहली एलिमेंट को कॉलम 2 के पहले एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि 0 आया। फिर रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से तीसरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि 6 आएगा। दोनों को ऐड किया जाए तो 6 मिला, आंसर जो आया हमारा 6 आया। तो ये रिजल्ट मैट्रिक्स के टॉप राइट सेल में लिखा जाएगा। स्टेप 5 के अंदर देखते हैं कि रॉ 2 का पहला एलिमेंट 3 को कॉलम 1 के पहले एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई किया, जो 6 आया। फिर रॉ के दूसरे एलिमेंट 4 को कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई किया, जो 4 आया। दोनों को ऐड करने पर 10 मिला हमें। ये वैल्यू रिजल्ट मैट्रिक्स बॉटम लेफ्ट सेल में फिल होगी। फाइनल जो स्टेप है इसका, उसमें हम देखते हैं कि रॉ 2 का पहले एलिमेंट 3 को कॉलम 2 के पहले एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई किया, जो 0 आया। फिर रॉ 2 का दूसरा एलिमेंट 4 को कॉलम 2 के दूसरे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई किया, जो 12 आया। दोनों को ऐड करने पर 12 मिला। ये वैल्यू रिजल्ट मैट्रिक्स से बॉटम राइट सेल में फिल होगी, इस तरह से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यूज ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स इन एमएल, इसमें फीचर्स हैं, वेट्स हैं एंड इमेजेस हैं। मशीन लर्निंग में वेक्टर्स और मैट्रिक्स डेटा को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है जी। एक फीचर वेक्टर एक ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक स्टोर करता है। मिसाल फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि मेडिकल डाटा सेट में एक पेशेंट को अगर हम रखा जाए तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी होगा, उसकी एज भी होगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी होगा। वो ज़ाहिर है कि ये इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जब बहुत से वेक्टर्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बनते हैं, जिसमें रॉस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कॉलम उनके फीचर्स होते हैं। मैट्रिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट रिप्रेजेंट करना मशीन लर्निंग मॉडल में। न्यूरल नेटवर्क में का एक लेयर में एक वेट मैट्रिक्स होता है, जो डिसाइड करता है कि इनपुट फीचर को कैसे कंबाइन करना है ताकि प्रिडिक्शन जनरेट हो सके। ज़ाहिर है हम प्रिडिक्शन तो करते हैं उसके अंदर, और ट्रेनिंग के दौरान ये वेट मैट्रिक्स कंटिन्यूसली अपडेट होती हैं ताकि ये एरर जो है वो कम से कम और उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो सके। तो क्या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ये मशीन लर्निंग के अंदर? वेक्टर इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स जैसे स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैट्रिक्स ये पूरा डाटा सेट या मॉडल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटेबल बनाते हैं ताकि एमएल एल्गोरिदम इफेक्टिवली पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके। वेक्टर जो हैं वो इंडिविजुअली डाटा पॉइंट्स, स्टूडेंट मैंने पहले कहा करते हैं, ये कर सकते हैं ये, और जाहिर है कि ये उसी की बुनियाद पर रखे जाते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर आप देखते हैं कि ये पूरा डाटा सेट या मॉडल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के कंप्यूटेबल बनाते हैं ताकि एमएल एल्गोरिदम इफेक्टिवली पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके। तो प्रोबेबिलिटी बेसिस के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मशीन लर्निंग, दूसरा है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस,
तीसरा है जॉइंट मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड आखिरी है इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मशीन लर्निंग, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल बुनियाद फराहम करती है जो डाटा और प्रिडिक्शन में मौजूद अनसर्टेनिटी को हैंडल करती है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में डाटा कभी भी मुकम्मल या परफेक्ट नहीं होता। इसमें नॉइज़ थोड़ा होती है, जो कि मिसिंग डाटा होता है, मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं या इनकंसिस्टेंसीज होती हैं। प्रोबेबिलिटी हमें मदद करती है कि अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने में, यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई इवेंट कितना इम्कान है कि वो होने वाला है या नहीं होने वाला, बजाय इसके कि हम एक डेफिनेट मुकम्मल तौर पे कह देंगे हाँ जी ये वाला होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग सिस्टम को या सलाहियत देता है कि वो प्रिडिक्शन कर सके। जब इनपुट डाटा अधूरा या अनसर्टन हो तो उसके बावजूद वो उसको प्रिडिक्ट कर ले कि इसमें क्या रिजल्ट आ सकता है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि एक सिस्टमैटिक तरीके से अनसर्टेनिटी को महसूस किया जा सके, इसकी एक शक्ल दे दिया जा सके। जैसे 0 का मतलब है कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, और 1 का मतलब है कि पूरा यकीनी तौर पर ये हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर हमें एक फेयर कॉइन को अगर हम फेंकें, वो टॉस करते हैं जैसे हम क्रिकेट के अंदर या किसी और जगहों के अंदर भी, यहाँ तो वो हेड आएगा तो जाहिर यहाँ पे टेल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 0.5 चांस ये है कि वो हेड होगा और 0.5 चांस ये है कि टेल हो सकता है, और यानी दोनों आउटकम के आने का बराबर बराबर चांस है। मशीन लर्निंग में ये मॉडल ये एक कहता है कि ये फर्ज कर लें कि एक ईमेल जो है वो स्पैम है, बल्कि कहता है कि 85% प्रोबेबिलिटी है कि ये ईमेल स्पैम हो सकती है। इसका मतलब ये है कि मॉडल अपनी प्रिडिक्शन में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज कर रहा है, ना कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है। हैंडलिंग नॉइज, इनकम्प्लीट और एम्बिग्यूअस डाटा। रियल वर्ल्ड डाटा अक्सर में ज़ाहिर है कि पहले बता चुका है, गलतियाँ हो सकती हैं, उसमें कमी हो सकती है किसी न तरीके से, या कोई डाटा मिस हो सकता है, या कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल यानी कि मुतज़ाद मालूमात होती हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने लिमिट रखी थी 5 और 6 की और वो जवाब 7 आ रहा है। तो इस तरह से जैसे सेंसर रीडिंग की इन्वायरमेंट की तब्दीली की वजह से फ्लक्चुएट कर सकता है, या लोग ऑनलाइन फॉर्म जब फिल करते हैं तो उसमें अधूरी मालूमात दे देते हैं। ऐसी हालात में प्रोबेबिलिटी एक ऐसा मैकेनिज़्म फ्राहम करता है जो कि रीज़नेबल अंदाजे को एक एक पिक्चर दे देता है कि जिसकी बुनियाद पर हम उसको वो अपने पास उसको मार्क कर लेते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल में एग्जैक्ट यही परफेक्ट डाटा की ज़रूरत नहीं करते, बल्कि वो मुमकिन आउटकम को प्रोबेबिलिस्टिक्स असाइन करते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है। इस अप्रोच की वजह से एमएल मॉडल ज़्यादा रोबस्ट बन जाते हैं। वो तभी अभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इनपुट डाटा अधूरा हो या इन। चलिए हम देखते हैं कि अगर एक मौसम का जो वेदर का जो अनसर्टेनिटी है वो किस तरीके से है। फर्स्ट कर लें, टेम्परेचर जो है वो 90 सेंटीग्रेड +-1 है, और ह्यूमिडिटी रीडिंग जो है 70% +-5% है। तो भी एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल एस्टिमेट कर सकता है कि हो सकता है कि 60% चांस जो है वो रेन का हो, यानी मॉडल इम्परफेक्ट डाटा के बावजूद पूरी तरह से कामयाब हुआ है, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ बेहतर अंदाजे लगाता है। तो जाहिर है कि जब हम कह सकते हैं कि डाटा मिस भी हो तो उसमें हम किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर कुछ चीज़ें एडिशन कर कर हम अज्यूम कर सकते हैं कि जी बारिश होगी, जैसे 60% की यहाँ पे बात की जा रही है। और अगर आप मौसम का हाल देखते रहें तो आप देखिएगा वहाँ पे अक्सर वो परसेंटेज दे रहे होते हैं बारिश की, और
हम कम से कम मैं तो ये समझता हूँ अगर 50% से कम है तो उसकी बारिश हमेशा नहीं होती, लेकिन अगर 70-80 पे चला जाए तो पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल्स इंस्टेंट ऑफ सर्टेनिटी। आमतौर पर जब हम ट्रेडिशनल मेथड जो है डिसीजन मेकिंग का, उसमें हम ये देखते हैं कि यस नो का जवाब आता है या ट्रू फॉल्स का आता है या 0-1 में आता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स कॉन्फिडेंस लेवल के ज़रिए फेस करता है ताकि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पूरी यकीनी ना कर सके। तो ये यहाँ पर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को ज़्यादा चेक करता है। हाँ, हर प्रेडिक्शन के साथ एक प्रोबेबिलिटी स्कोर होता है जो बताता है कि मॉडल अपनी प्रेडिक्शन में कितना कितना हद तक यकीनी है। मिसाल के तौर पर अगर 85% प्रोबेबिलिटी का कि ये ईमेल जो है स्पैम है, तो इसका मतलब ये है कि 15% वो स्पैम नहीं लगती। ये प्रोबेबिलिटी बेस अप्रोच मॉडल को अनसर्टेनिटी को एक्नॉलेज करती है और इसमें मदद देती है कि ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर फिटिंग से बच सके। तो फर्ज कर लें कि अगर एक मेडिकल डायग्नोस मॉडल कर रहा है 70% पेशेंट को कह रहा है कि उसको डायबिटिक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडल 100% श्योर है, बल्कि ये बता रहा है कि अवेलेबल डेटा की बुनियाद पर मॉडल अपनी कॉन्फिडेंस लेवल एक्सप्रेस कर रहा है। यानी मॉडल अपनी प्रेडिक्शन के साथ अनसर्टेनिटी भी शामिल कर रहा है जो यूज़ से बेहतर या अपने तरीके से रियलिस्टिक बनाती है उसको। बेटर जनरलाइजेशन फ्रॉम लिमिटेड टू नॉइजी डाटा। अक्सर मशीन एमएल के मॉडल्स को लिमिटेड या नॉइजी डाटा जिसमें एरर या कमी होती है पर ट्रेन किया जाता है। प्रोबेबिलिटी मॉडल्स की मदद करता है कि एजुकेटेड एक मुकम्मल तौर पर एक गेस किया जा सके, ताकि बल्कि रिजिड तौर पे उसका डेफिनेट जो है वो रिजल्ट ना बताया जाए बल्कि एक प्रिडिक्ट के तौर पर किया जाए। ये अप्रोच मॉडल को ये समझाती है कि अनसीन पैटर्न जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं या बेटर जनरलाइजेशन कैसे करता है। यानी वो सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पर ही नहीं बल्कि नए और अनसीन डाटा पर भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अक्सर अगर एक मॉडल लिमिटेड डाटा पर ट्रेन हुआ है, यानी कि बारिश ज़्यादातर हाई ह्यूमिडिटी पर बेस करती है, तो जब उसने नया वेदर रीडिंग मिलती है, अपडेट किया वेदर को, तो उसमें प्रोबेबिलिटी के ज़रिए वो ये एस्टीमेट कर सकता है कि बारिश होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। ये प्रोबेबिलिटी रीजनिंग मॉडल को रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी इफ़ेक्टिव बनाती है, जहां डाटा अक्सर इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट होता है। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एक ऐसी इकाई है होती है जिसका वैल्यू रैंडम प्रोसेस का रिजल्ट पर डिपेंड करता है। हर पॉसिबल आउटकम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ असाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक डाइस को, जो हम खेलते हैं ना लूडो, छिड़ी छिक्का जिसे कहते हैं, छिक्का जिसे कहते हैं, पर फेंकने पर तो रैंडम एक्स वेरिएबल एक्स की वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि हर वैल्यू के आने के चांस कितने परसेंट है। ये अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कौन सा आउटकम ज़्यादा या कम मुमकिन हो सकता है। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है जो कि वेरिएबल सिर्फ काउंटेबल वैल्यूज लेता है, जैसे 1 2 0 1 2 3। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल है, कंटिन्यूस रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे 36.5 सेंटीग्रेड या 36.6 सेंटीग्रेड वगैरह। तो ये इसकी टाइप्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट जो है वो काउंट बेस्ड आउटकम के लिए, जैसे कॉइन टॉस ईमेल स्पैम काउंट करने के लिए होता है, और जो कंटिन्यूस है वो रेंज बेस्ड आउटकम के लिए, जैसे हाइट टेम्परेचर वगैरह को हम मेजर करते हैं।
स्टेप बाय स्टेप हमारी एग्जांपल है, यहाँ पे रोलिंग फॉर डाइस है। तो हम ये देखते हैं कि लेट एक्स नंबर शोन ऑन द डाइस है, तो देखते हैं कि मान ले कि एक्स में वो कौन सा नंबर है जो डाइस पर आ सकता है। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। और असाइन प्रोबेबिलिटी के सिंस इट इज़ अ फेयर, हर नंबर का एक चांस आने का बराबर है जो कि 1/6 है, यानी कि तकरीबन 16.67% है। यानी कि जब भी आप डाइस करेंगे, रोल फेंकेंगे, तो उसके चांस है कि एक के आने के 1/6 चांस है, तो सारों के आने के 1/6 चांस हैं। तो आप यूँ कह लीजिए, अगर परसेंटेज में काउंट करें तो 16.67% है। जॉइंट, मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो का मतलब ये होता है कि ज़्यादा इवेंट्स का एक साथ होने के चांसेस हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करता है, या जॉइंट प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, यानी दोनों इवेंट एक साथ अकर हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं दोनों भी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें एक इवेंट का होने का चांस बताती है, बगैर दूसरे इवेंट के ख्याल रखते हुए। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के एक कॉफ़ी पसंद करने के चांस हैं, तो हो सकता है कि वो चाय ना पसंद करता हो। ये प्रोबेबिलिटी आम तौर पर सब रिलेटेड आउटकम को साथ काम करने को मिलती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक इवेंट का होने का चांस बताती है जब दूसरा इवेंट पहले ही हो चुका हो, यानी एक कंडीशन के अंदर दूसरा इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर हमें मालूम है कि एक स्टूडेंट कॉफ़ी पीता है, तो उसके टी पसंद करने के चांस कितने हैं, हम इसके ज़रिए इससे मालूम कर सकते हैं। दो इवेंट तब हम कहते हैं जब एक इवेंट के होने के बाद दूसरा इवेंट के होने को चांस हो, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके रिजल्ट्स के ऊपर। सीधा मतलब, अगर एक इवेंट हो गया है तो दूसरा के होने या ना होने पर कोई असर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, तो 2 दफ़ा उछालते हैं, तो पहले फ़िलिप्स का या पहले उछालने पर कोई रिज़ल्ट फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो हेड आए या टेल आए। इसी तरह से दूसरा फ्लिप करने पर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो 2 डाइस घुमाने पर एक डाइस का नंबर दूसरे डाइस के नंबर को इफ़ेक्ट नहीं करता। हालांकि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये assumption मॉडल को सिंपल और एफिशिएंट बनाती है, जैसा स्पैम डिटेक्शन में करती है या सेंटीमेंट एनालिसिस में करती है। वी फ्लिप द कॉइन ट्वाइस, हमने 2 दफ़ा सिक्का उछाला, तो 2 दफ़ा कॉइन उछालने पर 4 आउटकम आने के चांसेस हैं। हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। हर एक के चांस 1/4% है। अच्छा, लेट फ्लिप्स कर लेते हैं कि जी, हम एक ए को हमने डिफाइन करते हैं, पहले फ्लिप हेड आया, इसके चांस 1/2% थे। तो बी को डिफाइन करते हैं, तो दूसरा टेल आया, तो इसके भी चांसेस 1/2% थे। फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, एक और बी दोनों एक साथ होने के चांसेस 1/4 है, क्योंकि सिर्फ एक आउटकम हेड या टेल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कि पहला कौन सा आएगा, पहले हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसके चांसेस जो हैं वो 1/4 हैं। वी फिलिप कॉइन ट्वाइंस कंटिन्यू चल रहे हैं। चेक इंडिपेंडेंस कंडीशन जो है इसकी, इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं और वैल्यू रखने पर दोनों इक्वल मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, यानी पहले फ्लिप का रिजल्ट दूसरे फ्लिप को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते। स्टेप 5 में अगर आप देखें हम, तो हेड पहले और टेल दूसरा फ्लिप पर आने के चांसेस बिल्कुल उसके बराबर हैं, जो अलग अलग चांस मल्टीप्लाई करने से मिलता है, यानी दोनों इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सिग्निफिकेंस इन मशीन लर्निंग,
इंडिपेंडेंस का अजम्पशन मशीन लर्निंग को मुश्किल प्रॉब्लम को आसान बनाता है। इसके कंप्यूटेशन के टाइम पर कॉस्ट दोनों कम होते हैं क्योंकि हर रिलेशन अलग से कैलकुलेट नहीं करने पड़ते। मॉडल जैसे नाइव बायस, हिडन मार्कऑफ मॉडल, ग्राफिकल मॉडल्स के प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हैं। अगर फीचर थोड़ा डिपेंडेंट भी हों, फिर भी इंडिपेंडेंस एग्जप्शन एक अप्रोक्सीमेशन के तौर पर अच्छे रिजल्ट देती है, खास तौर पर रियल वर्ल्ड रैंडम डाटा के लिए। बायस थ्योरम जो है उसके हम 3 सेगमेंट में बात करेंगे। पहला है स्टेटमेंट एंड इंट्यूशन ऑफ बायस थ्योरम, दूसरा है प्रायर, लाइकहुड, पोस्टेरियर एंड एविडेंस एक्सप्लेन्ड, एंड द थर्ड है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और हम स्पैम डिटेक्शन के ऊपर बात करेंगे। बायस थ्योरम हमारी अपनी सोच या यकीन को अपडेट करने का तरीका देता है। जब नई मालूमात एविडेंस या मिलती हैं तो ये हमें बताता है कि हमारी पहला यकीन, ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटी थी, और अब नई ऑब्जर्वेशन मिलकर एक नया नतीजा दे देते हैं। आम लफ्ज़ों में अगर बात करें तो अगर कोई नई खबर या एविडेंस मिले तो हम अपने पुराने ख्याल को उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। यही सोच प्रोबेबिलिटी लर्निंग और मशीन लर्निंग मॉडल की बुनियादी हिस्सा है। फ़र्ज़ कर लें कि आपने कोई ख़बर सुनी कि जी एग्ज़ाम होने वाले हैं, या आपके पास ख़बर आ गई, फिर उसके बाद एक और ख़बर आती है, इसमें लिखा रहता है कि जी डेट शीट भी आ गई है। ठीक है, तो ये जो खबर है वो अपडेट आती रहती है। तो यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग है और मशीन लर्निंग के मॉडल हैं वो इसके बेसिक पार्ट हैं। अच्छा जी, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देख लें जी, पी ए बी जो है ये एक नई एविडेंस मिलने के बाद अपडेट करता है, और ये वाला जो है ये चांस के बी ऑब्जर्व हो अगर ए सही है तो। और पहले एविडेंस से लेके और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी पहले वाली, उसको सामने रखते हुए हम एविडेंस से पहले जो भी चीज़ हमारे पास होगी, पहला जो स्टेप होगा हमारे पास, हम उसको यहाँ पे माइनस करें, लिखेंगे यहाँ पर। और ये वाला जो है एविडेंस होने का टोटल चांस कितना है कि किस हद तक वो हो सकता है। ये फार्मूला एक ब्रिज है जो पुराने एविडेंस को और नए एविडेंस को जोड़कर फाइनल रिजल्ट देता है हमें। तो ये आप देख लीजिए, इसको इसके मीनिंग में देख लें। अगर हम इसको देखें तो पीए को इसके याद कर रहे हैं, और ये यहाँ पर आ जाएगा, और वो प्रोबेबिलिटी का जो है वो इनिशियल बिलीफ मोर बिफोर एनी एविडेंस। तो जो हमारा यकीन था पहले वाला, वो एविडेंस के साथ हमें उसको मिल जाता है हमें। और एविडेंस ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पार्ट बी की जो है हमारे। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जो है, सोचें अगर आप स्नीज करते हो तो कितना चांस है कि उसे फ्लू है। बड़ा सिंपल सा बात। ठीक है जी, तो ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। फ्लू आम तौर पर कितना होता है, प्रायर प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। अगर फ्लू हो तो स्नीज आने के कितने चांसेस हैं, ये लाइकहुड में आ जाएंगे। और स्नीज आम तौर पर कितनी होती हैं, कितनी बार आप करते हो उसके साथ। तो बायस थ्योरम जो है वो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक रियल प्रोबेबिलिटी पेश करता है। इसी तरह से जब हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि एक बीमार आदमी को सिर्फ 1% लोगों की मुतासिर करता है, कोई भी बीमारी है 1% लोगों को मुतासिर करती है, एक मेडिकल टेस्ट से इस बीमारी को बताता है कि जी 90% तरीके से पहचानता है, लेकिन 10% जो है वो गलत पॉजिटिव देता है। मतलब टेस्ट पॉजिटिव बताता है जबकि कोई भी शख्स असल में इस बीमारी से मुतासिर नहीं है। अब हमें ये मालूम करना है कि अगर किसी शख्स को टेस्ट पॉजिटिव आए तो असल में उसे बीमारी होने के कितने इम्कानात हैं, कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इसके साथ। तो चले मान लेते हैं कि एक शख्स को डिज़ीज़ है
और बी टेस्ट पॉजिटिव आया है डाटा के मुताबिक। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें इसके अंदर, तो मतलब कि 1% लोगों को डिजीज़ होती है, और ये लाइकहुड जो है कि 0.9% जो है वो लोगों को प्रोबेबिलिटी है कि शायद उनको हो जाए ये। और अगर डिजीज़ है और चांस 90% चांस है, तो टेस्ट के मुताबिक ये 0.1% जो है वो एक डिजीज़ होगी, मगर फॉल पॉजिटिव रेट के साथ होगी। तो इसका मतलब ये है कि 10% को गलत पॉजिटिव दे दिया गया है। इसी तरह से कंप्यूट करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव एविडेंस के साथ। अब अगर टोटल चांस निकलता है कि इस टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो चाहिए डिजीज़ हो या ना हो, यानी टेस्ट पॉजिटिव आने की ओवरऑल रेशो जो है वो 10.8% है। अब बेस थ्योरम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो असल में उसे डिजीज़ होने के चांसेस 8.3% हैं। ये इसलिए है कि फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है, तो टेस्ट 100% परफेक्ट नहीं है। तो ये अब आपका जो 83% था, हमने बताया अभी कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। सिग्निफिकेंस इन मशीन लर्निंग में है बेस थ्योरम एज नाइव बेस क्लासीफायर बन जाता है, जो कि मशीन लर्निंग में बहुत काम आता है। तो इसमें स्पैम ईमेल्स हैं, मेडिकल डायग्नोसिस हैं, टेक्स्ट और सेंटिमेंट एनालिसिस है। ये मॉडल डाटा से सीखते हैं, पुराने यकीन एविडेंस कह लीजिए, या जो भी नए एविडेंस आते हैं उनको सामने रखते हुए अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह से जो अनसर्टेनिटी है को नंबर में तब्दील करते हैं, ताकि सिस्टम एक सही तरीके से समझा करके या फैसला ले सके कि वो किस तरीके से उसको करना चाहता है। प्रायर लाइकलीहुड, पोस्टेरियर एंड एविडेंस। तो कॉन्सेप्ट व्यूज का यही है कि प्रोबेबिलिटी और मशीन लर्निंग में प्रायर, लाइकलीहुड, पोस्टेरियर और एविडेंस वो बुनियादी अल्फाज हैं जो बेसन रीजनिंग का हिस्सा हैं, यानी ऐसा अमल जिसमें हम अपने यकीन या अंदाजे को नई मालूमात मिलने पर अपडेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग मॉडल को मदद देता है कि वो अपनी प्रिडिक्शन को बेहतर बनाए, बल्कि हार्ड एब्सोल्यूट फैसला लेने के बजाय हमें बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल है कि अगर नई 22 क्लासीफायर बेसन रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कामों में जैसे स्पैम ईमेल का पता लगाने के लिए, या बीमारी की डायग्नोस करने के लिए, या रिस्क असेसमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्रायर है, लाइकहुड है, और इसके ये मीनिंग्स दिए गए हैं, और ये उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। आ, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है स्लाइड ये, ठीक है, और आप इसको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें इतना एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इसके अंदर। आ, ये हिसाब लगाता है कि अगर कोई आदमी छींक रहा है या स्नीज कर रहा है, तो उसे फ्लू होने के कितने इम्कानात हैं। तो अगर हम इसको देखें तो मतलब पहले से अंदाज़ा है कि 5% लोगों को फ्लू हो सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो अगर कोई किसी को फ्लू है तो 80% चांस है कि वो स्नीज करेगा, और इसी तरीके से अगर किसी को फ्लू नहीं है तो भी 10% चांस है कि वो स्नी करेगा, मे बी एलर्जी की वजह से। और अगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मतलब ये कि 90% लोगों को फ्लू नहीं है यहाँ पर। अब स्टेप पॉइंट में देखते हैं कि अगर हम स्नीज किया है उसने, यहाँ हम टोटल स्नीक आने के चांस निकाल रहे हैं कि चाहे फ्लू हो या ना हो।
तो स्नीज किया उसने। अब हम नंबर्स लगाते हैं इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनाई गई, अब स्नीज का है कि इसका मतलब ये है कि टोटल 13.5% चांस है कि कोई भी रैंडम आदमी स्नीज करेगा। हम थ्योरी बेसम लगाते हैं। अब हम बेस का फार्मूला लगाते हैं ताकि कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकले। ये कंडीशंस है हम लगाई हमने, और ये स्नीज वाली कंडीशन लगी। और अब हम में फ्लू के साथ स्नीज करने के चांस पर टोटल करते हैं, निकालते हैं चांस के कितना चांस हो सकता है। तो हिसाब करने के बाद पता चला कि जी 2.296 जो है वो लोग इस स्नीक कर सकते हैं। तो रिजल्ट हमारा निकलेगा कि 29.6% चांस है कि स्नीजिंग पर्सन एक्चुअली हैज़ द फ्लू। मतलब अगर कोई स्नीज कर रहा है तो 29.6% इम्कान है कि उसे फ्लू हो सकता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्पैम डिटेक्शन है। हम कॉन्सेप्ट व्यू देखते हैं पहले। बेस के कानून अक्सर ईमेल सिस्टम में इस्तेमाल होता है ताकि ये तय किया जा सके कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, और उन अल्फाज की बुनियाद पर हम उसको में निकालते हैं, उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से है। ये एल्गोरिथम यकीन के साथ फैसला नहीं करता, बल्कि ये हिसाब लगाता है कि ईमेल स्पैम होने के कितने इम्कान हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर अल्फाज लॉटरी ज़्यादातर स्पैम ईमेल में होता है तो असल ईमेल में कम होगा। तो इसका मतलब है कि लॉटरी को लफ्ज़ स्पैम होने की एक मजबूत स्ट्रांगली हमारे पास एविडेंस है। ये हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लेंगे पी स्कैम 3 था, तो तमाम ईमेल में से 30% होती हैं, तो पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, काउंट की जाएगी इसको। इसी तरह से अगर हम लॉटरी का लफ्ज़ आ रहा है तो 90% ऑफ स्पैम ईमेल कंटेन द वर्ड लॉटरी। लॉटरी का मीन था, जिसका मतलब ये है कि ये लाइक्लीहुड कहलाएगा। और इसी तरह से अगर नॉट स्पैम में आएंगे तो ओनली 20% असल में ऐसी ईमेल होती हैं जिसमें लॉटरी का लफ्ज़ मिलता है। और जिसमें नॉट स्पैम होती हैं, इसका मतलब ये है कि बाकी 70% ईमेल जो हैं वो स्पैम नहीं होती। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि पहले हम इस को ध्यान देते हैं कि क्या ईमेल में लॉटरी का लफ्ज़ आने का टोटल इम्कान कितना है। तो ये फार्मूला था हमारे पास। दोनों सूरत में इनको मिलाकर टोटल इम्कान को हम देखते हैं कि किस हद तक आ सकते हैं जबकि ईमेल स्पैम हो और जब हम स्पैम ना हो। हिसाब के मुताबिक 41% जो है वो ईमेल में लॉटरी का लफ्ज़ मिलता है। और अप्लाई हम बेस थ्योरम में करते हैं, तो अब हम निकालते हैं कि अगर ईमेल में लॉटरी लिखा हो तो उसके स्पैम होने के इम्कान कितने हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लिखते हैं कि स्पैम के अंदर लॉटरी आने के चांस और आवर डिनोमिनेटर्स में टोटल लॉटरी आने के चांस कितने हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास करने पर जवाब जो आएगा हमारे पास 0.659 आएगा। इसका मतलब यह है कि 65.9% चांस है कि जिसमें लॉटरी का लफ्ज़ लिखा होगा और इम्कान है कि वो स्पैम होगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सब टॉपिक्स हैं। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन मशीन लर्निंग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली एंड बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉडलिंग अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है डाटा और मशीन की दुनिया में हर नतीजा या आउटकम एक जैसी
इम्कानात के साथ नहीं होता, यानी कि नॉट ऑल आउटकम्स आर सिमिलर। सो कुछ नतीजे आम तौर पर ज़्यादा होते हैं और कुछ बहुत कम, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे मदद करती है कि समझाने में कि असल में ये हो क्या रहा है, किस तरीके से ये हैपनिंग हो रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखाती है कि एक रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यू किस तरह फैले हुए हैं। सीधी बात या सिंपल वे में ये है कि ये बताता है कि कौन से रिजल्ट ज़्यादा मुमकिन हैं और कौन से कम, कौन से लाइकली जो हैं वो मोर लाइकली ज़्यादा हो जाएंगे और मोर लेस लाइकली हो जाएंगे। मशीन लर्निंग में इन डिस्ट्रीब्यूशन को समझना ज़ाहिर है कि हमारे लिए थोड़ा सा अहम होगा कि ये हमें मदद करते हैं कि असल दुनिया का डाटा को मॉडल करने में अनसर्टेनिटी, यानी जो मिसपरसेप्शन है, अनसर्टेनिटी है, वो कैसे सामने हमारे आएगी, और समझाती है बताने के लिए और बेहतर फ्यूचर प्रोडिक्शन कैसे हो सकती है। हर दफ़ा जब कोई एल्गोरिदम फैसला करता है या प्रिडिक्ट करता है या डिसीजन लेता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है, जो कि गैर यकीनी सूरत हाल का लीजिए, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकल टूल देती है कि ताकि हम उन अनसर्टेनिटी को एक वाइजली जो है हम किसी तरीके से लॉजिकली उसको तरीके से उसको हैंडल कर सकें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे सिंपल फॉर्म है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में मुमकिन नतीजा के होने का इम्कान बराबर होता है, यानी कि बायसनेस नहीं होती, हर चीज़ एक जैसी मुमकिन होती है। सोचिए कि एक तरह से फेयर चांस होता है कि 6 साइडेड जो डाइस है वो किस तरीके से या क्या आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, जिसका जो चांस है 1/6 है। तो जाहिर है कि सामने आने के चांसेस जो देखा जाए तो 1/6 बनते हैं। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसमें सारों के इक्वल चांसेस हैं आने के। कोई भी नंबर दूसरे नंबर से ज़्यादा मुमकिन नहीं है, यानी कि सारों की जो आने की इम्कान है वो 1/6 ही है। नाउ अब मशीन लर्निंग के हवाले से अगर इसको सोचा जाए, देखा जाए, तो पता लगता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ होती है जब हमें पहले से ये मालूम नहीं होता कि ज़्यादा इम्कान किसका है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जब हम न्यूरल नेटवर्क के वेट इनिशलाइज करते हैं तो हमें रैंडम वैल्यू देता है ताकि फेयरनेस बरकरार रहे, यानी हर पॉसिबल स्टार्टिंग वैल्यू के लिए पॉसिबल चांसेस आएंगे, इक्वल चांसेस होते हैं उसके लिए। जब हम सिमुलेशन या रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये इंश्योर करता है कि डाटा पॉइंट को सिलेक्ट होने का इम्कान बराबर हो, जिससे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें से बायसनेस जो है वो माइनस हो जाती है। तो मुख्तसर अगर हम देखें जाएं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल फेयरनेस और राउंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जब हमारे पास किसी आउटकम को तरजीह ना देनी हो, यानी कि हमारे लिए सारे इक्वल हों। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, चाहे बेशक उनके मार्क्स अप डाउन हो रहे हों। नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग दोनों में सबसे आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नॉर्मल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के बहुत से नेचुरल फिनोमिना से पैटर्न पर चलता है, यानी कि जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको फॉलो कर रहा होता है। जैसे लोगों के हाइट हो गई, टेस्ट स्कोर हो गया, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स और मेजरमेंट्स एरर अक्सर इसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम इसको ढालते हैं।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप वैल्यू कर्व होती है जो अपने मीन के ग्रिड को साथ बिल शेप परफेक्टली सिमेट्रिक अराउंड द मीन कर जाती है अपने। ये सिमेट्री का मतलब ये है कि ज़्यादातर डाटा पॉइंट में आसपास होते हैं, जबकि जैसे हम मीन से दूर होते जाते हैं तो वैल्यूज़ के आने का इम्कान, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है, दोनों तरफ से बराबर नहीं रह पाती। द स्टैंडर्ड जो डेविएशन है को इस तरह से डिनोट करते हैं ताकि कर्व कितनी वाइड है या कितनी नैरो है। अगर ये छोटा हो तो डाटा मीन के तरह से ज़्यादा जमा होता है ताकि कम उसकी वेरिएबिलिटी होती है। इसी तरह से अगर बड़ा हो जाए तो ज़्यादा फैला हुआ होता है ताकि इसकी ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो जाती है। सो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए में हमें तकरीबन 68% वैल्यू मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ये वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, और तकरीबन 90% वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही मिल जाएगी हमें। और अगर 99.7% वैल्यू हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी ये वाली होगी। इसे एम्पेरिकल रूल भी कहा जाता है और ये डाटा को बिहेवियर को समझाने के लिए बहुत बेहतर होता है। एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में देख लेते हैं कि सोचें कि जी इम्तिहान में 1000 स्टूडेंट का स्कोर आया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स बीच में आएंगे, जबकि कुछ के मार्क्स अप होंगे, कुछ के बहुत बिलो होंगे, यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मिडल में होंगे और कम होंगे लोअर साइड पे कम होंगे अपर साइड पे। अगर इस स्कोर को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक स्मूथ बेल शेप बनेगी, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बिल शेप होगी। और इसी तरह से अगर हम इसको मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और स्टैटिकल टेक्निक में आम के बेहतरीन इसमें स्टैटिकल इसमें इस्तेमाल होता है। लीनियर रिग्रेशन ये मानकर चलते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि एरर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। इसी तरह से नाइव बाइस क्लासीफायर अक्सर कंटिन्यूस डाटा को मॉडल करने के लिए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। फीचर स्केलिंग आवर डाटा स्टैंडर्डाइजेशन जी स्कोर कह लीजिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन पर मबनी जैसा फीचर हो एक स्केल पर कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन है और फॉलो अलाउइंग फीचर टू बी कंपेयर। और अनोमली डिटेक्शन में वो डाटा पॉइंट्स जो मेन से बहुत दूर होते हैं तो जाहिर है कि उन्हें आउटलायर कहा जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के टेल में रोटेट होते हैं। तो आउटलायर जो है वो बहुत दफ़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम देते हैं जब हम मिसिंग डाटा या किसी और तरह से हम उसको चेक करते हैं। वाई मैटर क्यों क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना डाटा साइंटिस्ट को डाटा के पैटर्न समझाता है और अनयूजुअल बिहेवियर पहचानने और बेटर में प्रिडिक्शन करने में मदद देते हैं। तो अनयूजुअल बिहेवियर आपके पास आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और ये आपकी जो प्रिडिक्शन है उसको बेहतर कर देगा। ये कि एडवांस कॉन्सेप्ट जैसा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग के लिए बुनियादी चीज़ को फ्राहम करता है।
कॉन्फिडेंट इंटरनेशनल आ गया, फाउंडेशन है ये इसकी। और ये मुख्तसर अगर आप देखें शॉर्ट, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा साइंस की हार्ट बीट है। तो और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपके डेटा को बेहतर समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इफेक्टिवली और डिज़ाइन स्मार्टर एल्गोरिदम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्नौली एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा साइंस के हर इवेंट में कंटिन्यूस वैल्यू जैसी हाइट या टेम्परेचर शामिल नहीं होता, नॉट एवरी। ठीक है जी। सो बहुत से सिचुएशन में डिस्क्रीट आउटकम होती हैं। ये तो कोई चीज़ होती है या समथिंग नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है या नहीं भी खरीदता, या ईमेल स्पैम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये पेशेंट को डिजीज होगी या नहीं होगी, तो इन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को मॉडल करने के लिए हम बर्नौली एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है से डील करता है जिसमें सिर्फ पॉसिबल आउटकम होते हैं। -1 जो है, जैसे 1 जो है वो सक्सेस होगा और 0 जो है वो फेलियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वाइन को उछालते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में अगर आपने कभी देखो तो वो सिक्के को उछालते हैं। तो देखते हैं कि कस्टमर जो है वो ख़रीदारी करेगा या नहीं करेगा, या यस नो में जवाब आएगा इसका। प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ईमेल जो है वो स्पैम है या नो स्पैम के इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। और अगर हम पी एज द प्रोबेबिलिटी लेते हैं, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको हम लिखने का तरीका ये वाला है इसका। सो द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल यस नो एक्सपेरिमेंट की तरह हम लेंगे, इसको करेंगे या परफॉर्म करेंगे। और ये मशीन लर्निंग का के बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बुनियाद रखता है, जो फाउंडेशंस हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग में बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड बर्नौलियल ट्रायल्स जो है वो आप सोचें कि अगर हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट की कई दफ़ा करते हैं तो देखते हैं कि कितनी दफ़ा सक्सेस मिली है हमें। ठीक है जी। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रायल में कितनी दफ़ा सक्सेस हुई है, जहाँ पर ट्रायल का सक्सेस रेट जो है वो पी को कंसिडर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम टॉस करते हैं और 10 दफ़ा सिक्का उछालते हैं तो कितनी दफ़ा हेड आएगा। ऑनलाइन ऐड 100 दफ़ा हम चलाते हैं तो कितनी दफ़ा लोग उसको क्लिक करेंगे। और फ़र्ज़ कर लें कि 20 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसे कितना इक्वली चेक कर सकते हैं या कितना पास कर सकते हैं, और कौन सी सेल होगी या कौन सी सेल नहीं हो पाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली के सक्सेस जो है वो एंड ट्रायल के ऊपर है। अगर हमें एंड ट्रायल में से एग्जैक्टली के सक्सेस चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सो जहाँ पर ये बताता है कि ट्रायल में से के सक्सेस कितनी होगी या हो सकती है। मशीन लर्निंग में देखते हैं तो बर्नौली एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर द हार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के साथ है, और बहुत आम है, ख़ास तौर पर जब आउटकम बाइनरी होती हैं। तो बाइनरी के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। लॉजिस्टिक एग्रेशन में आउटपुट वेरिएबल अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, फॉलो करती है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन को आउटकम में लाती है, जैसे सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो इस वजह से बिटवीन टू आउटकम हमेशा इसके आएंगे हमारे पास। ठीक है,
और बाइनरी इवेंट मॉडलिंग में जैसे आउटकम चोन या लोन डिफ़ॉल्ट करने का अंदाज़ा भी हम इससे लगा सकते हैं कि जो बंदा जो लोन लेने आ रहा है वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रिटर्न कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन मल्टीपल इवेंट लाइक मॉडलिंग। तो हो सकता है कि 7 आउट ऑफ 10 जो है वो हमारी ऐड को क्लिक कर सकते हैं। वाई दिस मैटर, क्यों जरूरी है हमारे लिए कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम इवेंट्स को समझाने और मॉडल करने में मदद देते हैं, जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी के अंदर एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे लिए प्रिडिक्टिव करने में हमें हेल्प करते हैं। जब भी रिजल्ट यस या नो या सक्सेस ऑन ऑफ में आएगा, फेलियर में आएगा, तो आप आसानी से इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी एक को फॉलो कर रहे होते हैं। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये फाइनेंस, मार्केटिंग और एरियाज कस्टमर एनालिटिक्स के अंदर जैसे फील्ड में डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत ही अहम और मॉडल को मैथमेटिकली तौर पर इसको क्लियर करता है या इसकी बैकबोन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग में हमें आसानी हो सके। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक फैसिनेटिंग और प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी है मॉडल को, जो कि बताता है कि किसी फिक्स पीरियड टाइम के अंदर ये स्पेस में एरिया में कोई इवेंट कितनी दफ़ा होता है, हाउ मैनी टाइम जो है वो हमारे पास हैपन होगा ये। ठीक है, तो बायनोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें हम, तो जो फिक्स नंबर का ट्रायल होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उन रैंडम और इंडिपेंडेंट को इंडि को काउंट करता है जो एक फिक्स नंबर के ज़रिए सामने आते हैं, जैसे हम रेट पैरामीटर या लम्दा को करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में ये एक सवाल की जवाब देता है। ये इवेंट एक स्पेसिफिक वक्त में बताता है कि सवाल की जवाब दे रहा है ना कि कितनी दफ़ा होगा, कितनी दफ़ा ये हो सकता है, क्या जवाब आ सकता है इसका। तो ये जो है इसके एक तरह से सवाल किया जाता है और उसके जवाब को ये देता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट जो है इसमें कि अगर आप छोटी सी बेकरी में चले जाते हैं तो आपको अ, पिछले डाटा से पता चल जाएगा कि एवरेज में 10 कस्टमर हर घंटे में आते हैं। तो ज़ाहिर है बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बेकरी के बाहर खड़े हो जाएं तो काउंट करना शुरू कर देंगे जी हर घंटे में कितने आते हैं, तो आपको कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा कि हर घंटे में यहाँ पे कितने लोग आते हैं और किस वक्त कितने ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन किसी भी घंटे में कभी 8 आ सकते हैं तो कभी 12 भी आ सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं। तो ये रैंडम चेंज होगी जो कि डिपेंड करती है कि टाइम क्या है उस वक्त। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस अनसर्टनिटी को मैथमेटिकली मॉडल करता है और ये बताता है कि हर दफ़ा जो के कस्टमर के आने के प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और इसकी एवरेज क्या हो सकती है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और जहाँ पर ये एवरेज नंबर को बता रहा है, ये इंटरवल को बता रहा है किस तरीके से है, और जो के की वैल्यू है वो बता रहा है कि असल में नंबर जो है वो अक्रेंस कितनी दफ़ा जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है उसको। और ई जो है वो नंबर को बता रहा है कि तकरीबन 2.78 दफ़ा जो है अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का रियल वर्ल्ड और मशीन लर्निंग एग्जाम्पल में नज़र आता है। हर घंटे स्टोर के आने में कस्टमर की तादाद कितनी है, एक दिन में मिलने वाले ईमेल की तादाद कितनी है, हर मिनट वेबसाइट पर होने वाले क्लिक्स की तादाद कितनी है, प्रोडक्शन लाइन में होने वाले डिफेक्ट्स की तादाद, कस्टमर सर्विस सेंटर पर हर घंटे आने वाले कॉल्स की तादाद की, कितनी कंप्लेंट्स हैं, कितनी खुशी की या अच्छी है उसमें। और देखिए कि इन तमाम एग्जाम्पल में हर दफ़ा डिस्क्रीट इवेंट जो है वो हमारे सामने आया है और जो रैंडम होते हैं।
ठीक है, तो लेकिन इनकी एवरेज रेट वक्त से या स्पेस के साथ या किस तरह रैंडमली हम उसको ले सकते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि इसका एक्चुअल जो आंसर है वो किस तरह से है। मशीन लर्निंग में इसका जो इस्तेमाल है वो काउंट बेस और मॉडलिंग पे बहुत ज़्यादा काम होता है, ख़ास तौर पे जब डाटा इवेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे लिए उसकी तादाद बढ़ जाए या रिप्रेजेंट करेगा। वेब एनालिटिक्स के अंदर में ये प्रिडिक्ट करना है कि इसकी मदद से हमें ये मालूम हो जाता है कि पेज पर कितनी दफ़ा विजिट हो चुका है और सबमिशन कितनी दफ़ा हो चुकी है, ये लोगों ने जो क्लिक किया है वो कितनी दफ़ा किया है और क्लिक करने के बाद उसमें कोई सबमिट भी किया है या नहीं किया। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और रिलायबिलिटी के अंदर एनालिसिस में पता लग जाता है कि कितनी दफ़ा मॉडल फेल हो चुका है और उसके मशीन लर्निंग में इसको किस तरीके से जो हर महीने जो उसकी मेंटेनेंस होगी वो कितनी दफ़ा ख़राब हो सकती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में पाइथन मॉडल को यूज़ वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अंदाज़ा लग सके कि जो लफ्ज़ टेक्स्ट के अंदर बोले गए हैं वो कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपीयर्स हुए हैं। इसी तरह से ये एडवांस मॉडल जैसे पाइथन रिग्रेशन और फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट रिप्रेजेंट करते हैं जो हॉस्पिटल विजिट करने की तादाद या इस तरह से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसको कर रहे होते हैं। इसका मकसद क्या है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल है इसलिए ये एक रियल लाइफ की राउंडनेस को समझती है, बताती है और कैप्चर कर लेती है ताकि इसको में मीनिंगफुल जो है प्रेडिक्शन हमारे मिल सके। ये हमें बताती है कि इंडिविजुअल इवेंट्स जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ पैटर्न भी बनता चला जाता है और वो मॉडल कर लेता है, मैथमेटिकली को प्रूव कर लेता है ताकि उस जैसा बन सके। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए डेटा साइंस इवेंट बेस्ड इवेंट होते हैं ताकि बेहतर प्रिडिक्ट कर सकें और अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सके। और रिटेल फोरकास्टिंग के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग में हमें आसानी हो सके कि किस तरीके से हम एक मेंटेनेंस को या टेक डिसीजन कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉडलिंग अनसर्टेनिटी असल में दुनिया का एक फितरी हिस्सा है और मशीन लर्निंग में ये हमें ये समझाता है कि किस तरह से आपने चीज़ों को मेजर करना है, अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। हर प्रेडिक्शन को हम देखते हैं तो फोरकास्टिंग चलते हैं, वहाँ पे सेल्स फोरकास्टिंग या स्पैम डिटेक्शन हो सकती है। इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होगी, हर दफ़ा कोई ना कोई लेवल होगा इसका और यही काउंट किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो बुनियादी टूल है जो कि अनसर्टेनिटी को मैथमेटिकली समझाने में मदद देता है और मॉडल करने में मदद करता है ताकि हम इसको आसानी के साथ समझ सकें। इसी तरह से अपनी बुनियाद में द कोर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा को रैंडमनेस को मैथमेटिकली बयान करने की तरीका देता है। इसी तरह से ये हमें बुनियादी हेल्प करता है कि अंदाज़ा लगाने में कि मुख्तलिफ आउटकम के होने से कितना इम्कान है और पिछली डेटा की बुनियाद पर जो पास्ट पैटर्न होता है उसको सामने रखते हुए हम किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे साथ डाटा में रिजल्ट इसका आ सकता है। इस तरीका आम से वी कैन फाइंड इन्फॉर्म प्रिडिक्शन हो सकती हैं और चाहे हमें यकीन हो या ना हो असल में कि क्या हैपन होगा, लेकिन उसके बावजूद हम उसको एक डिपेंड कर लेते हैं। हाउ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन मशीन लर्निंग एस्टिमेटिंग लाइकहुड जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसी खास इवेंट का डाटा लाइकहुड होने की वजह से अंदाज़ा लगाता है कि मदद करेगा कि हम डाटा पॉइंट को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताएगी कि ऑब्जर्वेशन में किस अंदर के रेंज कितनी होगी और इसके आने के इम्कान कितने हैं, कितनी दफ़ा कोई भी चीज़ हमारे सामने आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें कि क्रेडिट स्कोरिंग में अगर कोई बंदा हाई रिस्क में आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं कि वो एक लोन एप्लीकेट
अपनी इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री को बुनियाद पर वो हाई रिस्क है और पॉसिबिलिटी है कि वो उसके पैटर्न को उस तरह से हमें बता सके कि ये क्यों हाई रिस्क है। हाउ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन मशीन लर्निंग में है, इसमें हम कंस्ट्रक्टिंग प्रोबेबिलिटी मॉडल्स को देखते हैं। तो बहुत मशीन लर्निंग मॉडल में असल में प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग जो है वो आ, होती है, यानी वो पैरामीटर या प्रिडिक्शन में अनसर्टेनिटी लेकर आएंगे, प्रॉब्लम के साथ आएंगे, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि बायसन मॉडल्स में हम एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पहला ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, और जब नया डाटा मिलता है तो उसको वो अपने अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल करके बेहतरीन पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए अपडेट करता रहता है। तो मुसलसल जो है वो अपडेट होता रहेगा। इसी तरह से ये डायनामिक एडजस्टमेंट बैसन अप्रोचेस को अनसर्टेनिटी के हालत में भी इंक्रीज पावरफुल डिसीजन मेकिंग में अहम अंदाज करेगा और पावरफुल बना देगा हमें अप्रोच को जब हम इसको लेकर चलेंगे। तो मेकिंग प्रिडिक्शन अंडर अनसर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करती है हमें कि प्रिडिक्शन में बनाने में नहीं, बल्कि ये भी प्रिडिक्ट में मदद करता है कि अपनी प्रिडिक्शन पर कितना कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, और उसके बाद ही फिर रिजल्ट को साबित करेगा वो। सिर्फ ये कहना कि जी दी मॉडल प्रिडिक्ट 75% करेगा डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए, हम कह सकते हैं कि ये बिटवीन 70 और 80 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके दरमियान हो सकता है ना, 780 75 तो कह रहे हैं हम, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 70 और 80 के दरमियान है तो बात वही 75 पे ही चली जाएगी। ये लेवल के इनसाइड रिस्क मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में बहुत मदद देता है। कॉमन मशीन लर्निंग टेक्निक्स दैट यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायसन नेटवर्क है। ये मॉडल कंडीशन में को पीडी रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह से ये मॉडल डायग्नोस करता है कि किस तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है और उसकी अनसर्टेनिटी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं। हिडन मार्कऑफ मॉडल्स जो है वो मॉडल यूज करते हैं कि इवेंट अनइवन सीक्वेंस को मॉडल करने को कैसे तरीके से हम ला सकते हैं जहां सिस्टम के स्टेट सीधा नज़र आना पड़ेगा हमें। इसी तरह से स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर हम ये गेस्टर से एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जर्व डेटा की बुनियाद पर सबसे प्रोबेबिलिटी हिडन स्टेट्स जो है वो जैसे लफ्ज़ बोलना या कोई हम दफ़ा हम जब बात कर रहे होते हैं तो हर आदमी के बोलने का अपना अपना एक स्टाइल होता है, तो ये उस पर प्रिडिक्ट करेगा कि जो स्पीच रिकॉग्निशन है, जो लफ्ज़ बोला जा रहा है वो क्या हो सकता है। मोंटी कार्लो को अगर हम देखते हैं तो मोंटी कार्लो के अंदर जो है रैंडम सैम्पलिंग होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि आउटकम जो है उसका अंदाज़ा हम लगा सकें। इस तरह फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि ये सप्लाई चेन क्या में होता है। मोंटी कार्लो मेथड रिस्क को समझाने के लिए जो सिनेरियोज हैं उसको वो फीचर को सिमुलेट करता है। वाई मॉडलिंग यूज अनसर्टनिटी मैटर्स, अनसर्टनिटी मैटर की मॉडलिंग मशीन लर्निंग सिस्टम को ज़्यादा मजबूत और रिलायबल बनाती है। इसी तरह से एक सिंगल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेंज को पॉसिबल आउटकम के साथ कॉन्फिडेंस लेवल्स को इंक्रीज करती है। ये अप्रोच ख़ास तौर पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए बेहतर इस्तेमाल करती है, ताकि और जैसा कि हम इसको देख सकते हैं कि प्रिडिक्शन डिजीज़ में आ सकती है, डिटेक्ट फ्रॉड में आ सकती है, फोरकास्टिंग नेचुरल डिज़ास्टर में आ सकती है, प्लानिंग डिमांड और बिजनेस में आ सकती है कि किस तरह से करना है आपने। और इन तमाम केसेस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाना और उनके हमें बेहतर अंदाज में करना जो है वो एक बेहतर कॉन्फिडेंस डिसीजन देने में हमें हेल्प करेगा और मदद देता है कि चाहे हमें पूरी मालूमात हो या ना हो,
हम एक अपने आप को उसका जवाब जो है वो बना लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन मशीन लर्निंग के जो टॉपिक्स हैं वो है लीनियर अलजेब्रा इन डायमेंशन रिडक्शन EGPSCA, प्रोबेबिलिटी इन जनरेटिव मॉडल्स नाइव बेस, optimization using gradients in model training, and representation of data and decisions boundaries in vector spaces. तो पहला है the logic structures and soul behind intelligent system. मशीन लर्निंग का असल बुनियाद मैथमेटिक्स और अगर हम देखें तो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की और मॉडल की प्रोटेक्शन करने में, पैटर्न रिकॉग्निशन में ये काम करता है और मैथमेटिकल लॉजिक काम करता है, यानी कि ये वो बेस है जो डाटा को समझाती है कि आपने लॉजिकली स्ट्रक्चर को किस तरीके से आपने इसकी लर्निंग पावर को इस्तेमाल करते हुए आपने इसके जवाब देने हैं। वाई मैथमेटिक्स मैटर। सोचिए कि आप कंप्यूटर के सोचना सीखना चाहते हैं, सोचने की तरह सीखना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को में कोई जज्बात नहीं होते, तो लिहाजा उससे सिर्फ लॉजिक और नंबर ही समझ में आते हैं। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ज़ुबान है जिससे हम डाटा के पैटर्न को भी रिश्ते बनाकर कंसिस्टेंसी के साथ समझा सकते हैं। द कोर मैथमेटिक्स पिलर जो हैं वो लीनियर अलजेब्रा है, डाटा को मैट्रिक्स और वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो मॉडल्स को अनसर्टेनिटी में सोचने और डिसीजन करने के लिए सलाहियत देती है। ऑप्टिमाइजेशन जो है मॉडल को सीखने के कैसे अपना एरर को कम करना है, और वेक्टर जो है वो डाटा को मल्टी डायमेंशनल स्पेस में विजुलाइज करता है। मैथमेटिक्स दी हिडन इंजन जो मशीन लर्निंग के हर स्टेप्स को चाहे वो ट्रेनिंग हो या प्रिडिक्ट करने का हो, मॉडल हो, मैथमेटिक्स के ज़रिए चलाते हैं। अगर हम मैथ्स के साथ एल्गोरिदम भी ऐड कर लें तो इस तरीके से डिसीजन लेने में उसको आसानी हो जाती है। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस के अंदर देखें तो जो कीमत प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल लीनियर अलजेब्रा से डाटा हैंडल करते हैं और प्रोबेबिलिटी से अनसर्टेनिटी को कवर करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्रेडिक्शन को इम्प्रूव करता है। ये पूरा प्रोसेस मैथ के ज़रिए ही हल होता है। और बिग पिक्चर अगर देखें हम इसकी, तो मैथमेटिकल फाउंडेशन सीखने से आप सिर्फ कोडिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप मॉडल के तरह सोचने का तरीका समझ जाते हैं। ये समझा मॉडल के समझदार हो गए हैं, यानी कि आप उसी तरह से जो कि मॉडल अच्छा आप सोच रहे हैं, मॉडल भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर देगा आपके कोडिंग के ज़रिए। लीनियर अलजेब्रा इन डायमेंशनल रिडक्शन PCA जो है, लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग टेक्निक की बुनियाद है, ख़ास तौर पर जब हम बहुत सारे फीचर या मल्टी डायमेंशनल डाटा के साथ हम काम करते हैं। डाटा सेट का एक फीचर एक डायमेंशन समझा सकते हैं, और जब फीचर की तादाद ज़्यादा होती है तो मॉडल डायमेंशन और मुश्किल और ओवर फिटिंग के की वजह से जो बन जाता है, उसकी वजह से कर्स ऑफ डायमेंशनली जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो इस मसले से बचने के लिए हम डायमेंशनली रिडक्शन करते हैं, ताकि PSA जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है उसको हम इस्तेमाल में ला सकें। PCA लीनियर अलजेब्रा की बेसिक्स हैं, जैसे जो है वो इनवेक्टर से इंजन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है कि इसके इस्तेमाल से तरीका अनडायरेक्शन को पहुंचने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं सीखा जा सकता है, जहां डाटा सबसे ज़्यादा बदलता है। ठीक है जी, वेरिएशन जो है वो डाटा बदलने की कहा गया, और यही वजह है कि जो जो इसको प्रिंसिपल कंपोनेंट इसी वजह से कहा जाता है। डाटा को इन प्रिंसिपल कंपोनेंट पर प्रोजेक्ट करके एक लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बनाती है, ताकि जब भी सबसे अहम पैटर्न को कैप्चर कर सके।
तो जो इसके अंदर पैटर्न कैप्चर होगा उसको वो सिग्निफिकेंट तौर पर सामने ला सकता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने डाटा को सिंपल बना सकते हैं और अहम मालूमात को हम बगैर लूज किए हुए उसको हम हासिल कर सकते हैं। इससे हाउ इट वर्क्स, वेरिएंस जो है वो पहचाना जाता है। पीसीए इनडायरेक्ट लुक डायरेक्शन करता है और ढूंढता है जहां डाटा सबसे ज़्यादा मिलेगा उसको वेरी करते हुए वो प्रेजेंट करेगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाले जाते हैं जाके एक डायरेक्शन जो है वो आ, सामने आ सके और कैलकुलेट की जा सके। प्रोजेक्ट डाटा जो है डाटा को प्रोजेक्ट किया जाता है, डाटा सेट को प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ जरिए डायमेंशन में दोबारा बयान किया जा सकता है। इसी तरह से रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखते हैं, इमेज कंप्रेशन में की तस्वीर के हजारों पिक्सल वैल्यूज होते हैं। अगर आप तस्वीर देखें तो जाहिर है कि वहाँ पे स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं जिसे हम पिक्सल कहते हैं। पीसीए इन हजारों पिक्सल को रिड्यूस करके कंपोनेंट के काम करता है और जो कि तस्वीर की बुनियादी सूरत है। तो एक तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी अगर उन पिक्सल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए या उनको बना लिया जाए। इससे स्टोरेज और कंप्यूटेशन दोनों कम लगते हैं ताकि तस्वीर पहचानी जा सके। तो इसके जब जो है वो कंप्यूटेशन जब कर की जाएगी तो इसमें कम स्टोर ली जाएगी ताकि इमेज जो है वो रिकॉग्नाइज हो सके। इन सिंपल टर्म में लीनियर अलजेब्रा हमें मदद करता है कि हम मुश्किल डाटा को छोटा और समझाने के लिए हिस्सों में तब्दील कर दें। तो ये स्मॉलर पार्ट में लेकर आ जाएं ताकि वो मैनेजेबल हो सके हमारे लिए। और ये सिर्फ ज़रूरी मालूमात बताती है और ट्रूली मैटर करती है कि वो जो अहम चीज़ें होती हैं उन्हीं को सामने लेकर आती हैं और जो डिस्कार्ड कर देती हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और इससे मशीन लर्निंग मॉडल के बेहतर और ओवर फिटिंग को ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से, मोर एफिशिएंट तरीके से और फास्टर जो है इसको बनाया जा सकता है या उसका रिजल्ट दिया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी इन जनरेटिव मॉडल्स नहीं बेस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए अनसर्टेनिटी को समझाने के लिए बेसिक चीज़ है। हकीकत में डाटा अक्सर अधूरा होता है या नॉइजी होता है या एम्बिगुअस होता है और प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स ह्यूमन के लिए एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को होना लाजमी है। जैसे हम अनसर्टेनिटी के लिए समझदारी मेरे बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से उसको हम लाजमी तौर पर प्रेजेंट कर सकें वाया मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। जेनेटिव मॉडल जैसे नाइव बेस प्रोबेबिलिटी को मॉडल इस्तेमाल करते हैं ताकि समझा सकें कि हर क्लास का डाटा किस तरह जनरेट होगा। बिल्कुल आउटपुट जो सीधी करने की बजाय ये मॉडल डाटा के अंदर छुपा पैटर्न को, हिडन पैटर्न जो होते हैं उनको सामने लाता है। ठीक है, और समझाने की कोशिश करते हैं कि यानी कि किसी खास क्लास को के लिए कौन सा फीचर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाउ नाइव बेस वर्क्स, नाइव बेस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को उल्टा कर समझाने की मदद करता है। रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके चलेगा वो। ये मदद करता है ये निकालने में कि किसी ऑब्जर्वेशन के फीचर को देखकर उसकी किस क्लास से ताल्लुक और कितना इम्कान है कि हमें वो फीचर एक दे सके। ये इसका फॉर्मूला है और थ्योरम सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो किसी क्लास के अंदर फीचर के होने का कितना इम्कान है। अच्छा, हाउ कंपोनेंट इज अ ओवरऑल, हाउ फ्रीक्वेंसी होती है, किसी आम क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। और तीसरा है कि उसकी जो फीचर है प्रोबेबिलिटी के वो होने चाहिए और कितने चांस हैं कि वो ही होंगे जो कि हम पहले से अज्यूम कर चुके हैं। नाइव बेस ये मानकर चलता है कि फीचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है।
जो असल ज़िंदगी में हमेशा सही नहीं होता। लेकिन इस अज़म्पशन के वजह से मॉडल बहुत फास्ट, सिंपल और एफिशिएंट हो जाता है, और ख़ास तौर पे बड़े डाटा सेट के लिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन के कामों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ये मालूम करना कि किसी ईमेल का स्पैम है या नहीं है। इसी तरह से ईमेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि फीचर माना जाता है, और मॉडल अंदाज़ा लगा लेता है कि जो लफ्ज़ स्पैम ईमेल में ज़्यादा आते हैं वो नॉर्मल ईमेल हैं। इसी तरह से ये सेंटीमेंट एनालिसिस में भी इस्तेमाल होता है, जहां मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा रिव्यू या कमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव ओपिनियन रखता है। और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मशीन लर्निंग मॉडल को एक पावर देती है कि वो अधूरा या अनसर्टन काम को गेस करके और अनएक्सेप्टेबल को या इनकम्प्लीट डाटा को एक बेहतर तौर में प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट कर सके। नए बेस जैसा जनरेटिव मॉडल इन्हीं प्रिंसिपल के सहारे चलता है, ताकि लफ्ज़ सहारे चलता है, ताकि जो इसको फास्ट करता है और प्रिडिक्ट करने में एक बैलेंस और सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस लेकर आता है। ऑप्टिमाइजिंग यूजिंग ग्रेडियंट्स इन मॉडल ट्रेनिंग, हर लर्निंग एल्गोरिदम के मरकज़ में एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो असली पैरामीटर को ढूंढ कर प्रिडिक्शन करने में कर एरर निकाल सके और उसको मिनिमाइज कर सके। ये पूरा प्रोसेस कैलकुलस की बुनियाद पर होता है, तो ख़ास तौर पर ग्रेडियंट बेस ऑप्टिमाइजेशन मेथड, जिसे कि ग्रेडियंट डिसेंट डिस्क पर भी मेथड से नाम से भी बुलाया जाता है। ग्रेडियंट हमें ये बताता है कि मॉडल का पैरामीटर को किस कदर और किस डायरेक्शन में बदलना होगा, ताकि उसको हम चेंज करके उसके एरर जो हैं वो कम से कम लाए जा सके। सो बेसिक उसका आइडिया जो है कि मॉडल को रैंडम मॉडल के साथ वेट करते हुए उसको बनाएगा, मेजर करेगा कि ऑफ द मॉडल प्रिडिक्शन जो है वो उसका लॉस फंक्शन जो है वो कितना हो सकता है। हर पैरामीटर के लिए लॉस फंक्शन जो है वो किस हद तक उसकी स्लोप को निकालेगा, या उसको किस हद तक उसको बेहतर करेगा, या उसको हमें बता सकेगा कि क्या इसमें लॉस हो चुका है। और अपडेट पैरामीटर के अंदर देखते हैं कि एरर को कम करने के लिए पैरामीटर को ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपडेट करना पड़ेगा, ताकि एरर जो है वो रिड्यूस हो सके। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि मॉडल कन्वर्ज को साथ ही लॉस को जो स्टॉप है वो डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंट, यानी कि डाटा को लॉस होना जो कम से कम हो सके, और एक बेहतर अंदाज में उसकी जो डिक्रीजिंग है वो कम हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे डीप लर्निंग मॉडल के अंदर ग्रेडियंट डिसेंट न्यूरल नेटवर्क पर लेकर पैरामीटर को एडजस्ट करता है, ताकि प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर हो सके। इन शॉर्ट, जो ऑप्टिमाइजेशन में असल में वो तरीका है जिससे मॉडल सीखते हैं, हर कदम पर अपने साथ बेहतर इंप्रूविंग करते हैं, ताकि इटरेशन जो है बेहतर से बेहतर हो सके। मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा को आमतौर पर टेबल में या के नंबर के तौर पर लिया जाता है, ताकि जो एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस के दरमियान वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, डेटा सेट का एक फीचर को डाटा रिप्रेजेंट करता है, और वो एक डायमेंशन में होता है, ताकि एक स्पेस के अंदर एक वेक्टर की पोजीशन ले लेता है। ये ज्योमेट्रिक वे ऑफ थिंकिंग है, समझाता में मदद करता है, ताकि डाटा का बिहेवियर जो है वो मॉडल को किस तरीके से सेपरेट और डिफरेंट कैटेगरी के अंदर लेके जाता है या बनाता है उसकी।
अंडरस्टैंडिंग डाटा एज अ वेक्टर को सोचेंगे, आपके पास दो फीचर हैं, हाइट और वेट। तो हर शख्स का एक पॉइंट होगा के तौर पर 2D स्पेस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा फीचर ऐड करेंगे तो ये स्पेस क्लियर और फिर डायमेंशन में 3 डायमेंशन में चला जाएगा, जिसे हम n डायमेंशनल वेक्टर को भी स्पेस के तौर पर कह सकते हैं, और ये इसी नाम से जाना जाएगा। इस तरीके में से डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल ज्योमेट्री और अलजेब्रा का यूज़ करके हम डाटा पॉइंट के दरमियान रिलेशनशिप को इन्हांस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ताकि डिस्टेंस और सिमिलरिटी को समझा जा सके कि इसके अंदर कितना डिस्टेंस है या कितनी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड डिसीजन बाउंड्रीज इन वेक्टर स्पेसेस। सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म के अंदर एसवीएम जिसे हम कहते हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे एल्गोरिथम इसी वेक्टर स्पेस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं, ताकि डिसीजन लेने के लिए एक बेहतर हमारे पास डिसीजन आ सके। सिंपली मुख्तलिफ क्लासेस के डाटा पॉइंट जैसे स्पैम और नॉन स्पैम वाली बात कर चुके हैं हम, को 2D में एक लाइन में और 3D एक प्लेन में आ सकता है, और हायर डायमेंशन में एक हाइपर प्लेन के जरिए अलग किया जा सकता है। इस अलग करने वाली सतह को, सरफेस को कॉल्ड डिसीजन बाउंड्री कहलाती है। और यही वजह है कि ये जो डिसीजन ऑप्टिकल डिसीजन बाउंड्री जो है वो बेस्ट सेपरेट करती है क्लास को, मिनिमाइजिंग मिस क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसी तरह फॉर इंस्टांस जो है एसवीएम को ऐसी बाउंड्री ढूंढता है जो क्लास के दरमियान डिस्टेंस और जो मार्जिन है उसको मैक्सिमाइज कर सके, ताकि प्रेडिक्शन ज़्यादा रिलायबल और जनरल हो सके। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रेडिक्शन होगी रिलायबल, उतनी ही इफेक्टिवनेस होगा आपका रिजल्ट। डाटा को वेक्टर के तौर पर हम जब देखते हैं तो समझाने में मदद मिलती है कि ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग पर कैसे असर करता है। इसी तरह से जब हम स्केल को देखते हैं तो रिटेट प्रोजेक्ट को करते हैं तो हम असल में ये बदलते हैं कि मॉडल डिस्टेंस और रिलेशनशिप में कैसा महसूस कर रहा है, या क्या उसको मॉडल को किस तरीके से परसीव कर रहा है। स्केलिंग इंश्योर यकीनी बनाती है कि तमाम फीचर्स बराबर हिस्सादार हैं, और ये एक एल्गोरिथम के लिए ज़रूरी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ के लिए सेंसिटिव होते हैं। रोटेशन और प्रोजेक्शन डाटा को नए एक्सेस के साथ अलाइन करते हैं। ये ज़्यादातर डायमेंशनली रिडक्शन टेक्निक्स जैसे पीसीए में इस्तेमाल होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग और ज़्यादा एक्यूरेट देती है, फास्टर देती है और एक्यूरेट हो जाता है। एग्जाम्पल जो है इसकी वर्ड एम्बेडेड इन टेक्स्ट एनालिटिक्स। एनएलपी में अल्फाज को वेक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्बेडिंग जैसे वर्ड टू वर्ड या ग्लोव के जरिए। इन वेक्टर को मल्टी मिलते जुलते मानी रखने वाले वर्ड्स जैसे किंग और क्वीन एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि बिल्कुल अलग वर्ड्स जैसे किंग और कैरेट होते हैं, और ये क्लोज टू ईच अदर हो जाते हैं। जैसे दो तरह के वर्ड आ गए ना आपके पास, एक तो वो आ गया कि जो कि मिलते जुलते हैं, और एक वो है जो बिल्कुल ही एक दूसरे से मुतजाद हैं। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन मॉडल को कैप्चर करती है, रिलेशनशिप और कॉन्टेक्स्ट समझाने में मदद करती है, जिससे टास्क जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, ट्रांसलेशन और रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो एक मुमकिन बन जाते हैं, ताकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हों। इन सिंपल टर्म्स में डाटा को वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करने के से मशीन लर्निंग मॉडल पैटर्न को
ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। डाटा को देखा जाए तो अगर वो कंपेयर कर सकते हैं, क्लस्टर अलग बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ताकि आसानी के साथ इसको हम कर सकें इफ़ेक्टिवली, जो है जैसे हम कर सकते हैं तो बेहतर बना सकेंगे इसको। और ये एक विजुअल और मैथमेटिकल तरीका देता है समझाने के लिए कि मॉडल मुख्तलिफ आउटकम के साथ, फ़र्क के साथ कैसे करते हैं, कैसे उनको मुमताज़ करेंगे, कैसे उनको तफरीक करेंगे उनके दरमियान। अच्छा जी। हर मैथमेटिकल बुनियाद मशीन लर्निंग के का पज़ल का एक अहम हिस्सा होता है। पीस ऑफ, ज़ाहिर है कि जस्ट लाइक पज़ल होते हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लीनियर अलजेब्रा जो है वो मुश्किल और हाई डायमेंशनल डाटा को आसान कर देता है। प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी मैनेज करता है और अधूरी मालूमात के बावजूद रीजनिंग के बुनियाद पर मुमकिन बनाता है कि उसको हम प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ले सकें। ऑप्टिमाइजेशन जो है वो फाइन ट्यून करती है मॉडल को और उन्हें हर कदम पर हेल्प करती है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने चीज़ों को उजागर करना है। वेक्टर स्पेस जो है वो ज्योमेट्रिक लेंस के विजुलाइज करने और सेपरेट डाटा इफेक्टिवली करने के काम आता है। और ये तमाम प्रिंसिपल मिलकर मॉडर्न लर्निंग के मैथमेटिकल बैकबोन है, जो रॉ डाटा को स्ट्रक्चर्स, नॉलेज, मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन में तब्दील करते हैं ताकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को बनाते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को पावर देते हैं।